नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। मोतिहारी से गांजा लोड कर मुजफ्फरपुर होते दरभंगा जा रही स्कॉर्पियो को अहियापुर थानेदार रोहन कुमार ने दरभंगा 4 लेन स्थित संगम घाट वाले इलाके में घेर लिया। पुलिस से घिरता देख गांजा तस्कर चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। स्कॉर्पियो की तलाश लेने पर गाड़ी की डिक्की से पुलिस ने 90 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीबन 20 लाख रुपए आंकी गई है। मुजफ्फरपुर के एसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि कारोबारी का मोबाइल और स्कॉर्पियो को जब्त कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि तस्कर को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। बताते चले कि पिछले दिनों स्मैक तस्कर रवि गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया था और अब भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। हम लोग लगातार नशे के खिलाफ में और मादक पदार्थों के खिलाफ में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसी क्रम में कल संगम घाट एरिया में सूचना मिला था कि एक व्यक्ति है जो अपनी स्कॉर्पियो से 90 किलो के आसपास में कुछ बड़ी मात्रा में गांजा लेकर के जा रहा है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक गाड़ी का पीछा किया जो संदेह के आधार पे, और एक गाड़ी को पकड़ा। तो ड्राइवर भाग गया था, लेकिन उसमें से हम लोगों ने 90 किलो के आसपास में गांजे को सीज़ किया है, गाड़ी को सीज़ किया है, और जो उसमें फ़ोन रखा हुआ था उसको हम लोगों ने सीज़ किया है। और हम लोग को जो बड़ा नेटवर्क है उसके बारे में कुछ पता लगा है, तो उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और फ़ोन में कुछ डिटेल मिली है तो उस पर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। कहाँ से सर कहाँ जानी थी? ये मोतिहारी वाली साइड से आ रही थी, लेकिन कहाँ जाने वाली थी उसका भी लोग क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन वो फ़ोन से हम लोगों को काफ़ी सारी डिटेल अभी हम लोगों को मिलेगी। मात्रा क्या है सर? 90 किलो के आसपास में गांजा है। कारोबारी चिन्हित हुए हैं इसमें? अभी चिन्हित नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन हमें मिला है कारोबारी का और गाड़ी भी रिकवर हो गई है। तो दोनों से हम लोगों को जल्दी हम लोग उस पर कारोबारी पे पहुंच जाएंगे। और सर नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। कल भी हम लोगों ने एक रवि गुप्ता नाम के स्मैक के कारोबारी को पकड़ा है, और आज भी एक पूनम नाम की औरत है उसको भी हम लोगों ने पकड़ा है जो स्मैक का काम कर रही है। और आगे भी नशे के खिलाफ में हम लोग कार्रवाई काम करते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, ऐसे में पुलिस की कार्रवाई के डर से शराब बेचने वाले तस्करी का ऐसा जुगाड़ निकालते हैं जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने शुक्रवार की शाम नगर थाने से महज कुछ दूरी पर मोती झील के पूजा मार्केट स्थित त्रिदेव कुरियर कंपनी के कार्यालय में छापेमारी कर 20 गैलन विदेशी शराब जब्त कर मौके से कुरियर कंपनी के संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। संजय राय और दिनेश शर्मा के नाम से यह पार्सल मंगाई गई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। उत्पाद विभाग बरामद शराब के नेटवर्क की छानबीन कर रही है। शराब की खेप को रिसीव करने पहुंचे एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान अहियापुर के गरहा निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई। उत्पाद दरोगा डेजी कुमारी ने बताया कि कुरियर कार्यालय में पिछले कई माह से पेंट और प्लास्टिक के अलग अलग गैलन में पैकिंग कर दिल्ली से शराब की खेप मंगाई जा रही है। शुक्रवार को भी 20 गैलन शराब की खेप पहुंची, जिसे जब्त कर लिया गया है। पेंट के गैलन के अंदर में विदेशी शराब की बोतल पैक थी। शराब की सप्लाई कहां होनी थी, इस बाबत जानकारी जुटाई जा रही है। सूचना मिला था कि मोती झील में पूजा मार्केट है, वहीं पे एक त्रिदेव एक्सप्रेस कार्गो एक है एजेंसी है, वहाँ पे कुरियर का सामान आता है। तो एक कुरियर के सामान से ही मतलब सामान आया हुआ था, जिनके द्वारा वो किसी और के माध्यम से वो गुप्त सूचना मिला कि यहाँ पे कुछ शंका हो रहा है कि दारू का कुछ खेप आया हुआ है, कि अब मैडम आके जांच कर लीजिए एक बार। तो वहाँ सूचना के पश्चात जाने पे वहाँ जांच की है। तो एक व्यक्ति जो रिसीविंग करने आए थे तो उनको रोक के रखे हुए थे, उनके द्वारा पूछताछ किए तो वो तो कुछ नहीं बताए। तो फिर एक बाल्टी बकेट था, बकेट को खोल के देखे तो उसमें मतलब शराब रखा हुआ था। उसमें मात्रा क्या है? मात्रा तो मतलब एक बकेट में 2 ब्रांड रखा हुआ था, ऐसा 20 बकेट था। कौन तो एक था ये रॉयल स्टेग जो 11 पीस है एक बकेट में, और ये था रॉयल ग्रीन जो 70 पीस है। बस तो भारी मात्रा में है। 20 बाल्टी है, 20 में सब में सामान ही मतलब मात्रा में रखा हुआ है। किस नाम से कुरियर मंगाई गई थी? ये 2 नाम से है, एक है संजय राय, एक मिनट, एक है दिनेश शर्मा के नाम से। 2 व्यक्ति के नाम से पार्सल आया था डिलीवर। हाँ, इसमें पर्ची में पूरा लिखा हुआ है दिनेश शर्मा। एक तो 10 बकेट जाएगा दिनेश शर्मा के, हाँ, जो रसूलपुर के हैं,
रसूलपुर मुसहरी, एक है संजय राय, ये है मझौली खेतल मुसहरी के 2 पार्सल 10-10 दोनों का 10-10 बाल्टी था जो जब्त हुआ है। अरेस्टिंग हुआ जो जिसको रिसीविंग के लिए भेजा गया था कि वहाँ से सामान लेके आने के लिए, तो उसको वो एजेंसी वाले रोक के रखे हुए थे, तो वो बस वही एक की अरेस्टिंग हुई है। बाकी ये लोग पे फरारी केस होगा। इन लोगों पर केस होगा क्योंकि इनके नाम पे पार्सल आया हुआ है। कुरियर से लगातार शराब आने का सिलसिला जारी है। कुरियर से लगातार शराब आ रही है, इसके लिए क्या कुछ मुहिम चलाया जा रहा है? मुहिम वही चलाया जा रहा है, तो उसमें ही सूचना मिलते ही हम लोग तुरंत कार्रवाई किए और लगातार तो हो ही रहा है। अभी जब से हो रहा है बहुत सारा, मतलब पहले से तो बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं से कहीं सोर्स लगा के सब तो मतलब कि मंगा ही रहे हैं खेप, तो जिस पे सूचना मिलते ही जब शराब की अब जब शराब मतलब कितने का ये सब तो हाँ लाखों का हो सकता है, क्योंकि 20 बकेट है, 20 बकेट में दारू भरा हुआ है। वैशाली की सांसद बीना देवी ने कहा कि हमारे नेता चिराग पासवान है, वो हमारे आदर्श भी है। हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। हम इस विजन पर काम करते हैं। आने वाले दिनों में चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। सांसद बीना देवी ने चाचा भतीजा के बीच लड़ाई को लेकर कहा कि हर परिवार में पति पाटीदार के बीच विवाद रहता है, ये उन दोनों का निजी मामला है। रविवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में चिराग पासवान का कार्यक्रम होना है, लेकिन अभी तक इसकी सूचना बीना देवी को नहीं मिली है। पत्रकारों के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नहीं जाऊंगी। कहा कि अगर वैशाली लोकसभा की सीट दूसरे कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, फिर भी वो चिराग पासवान के साथ ही रहेगी। वैशाली लोकसभा सीट से साहिबगंज के वर्तमान विधायक राजू सिंह, भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व परिवहन मंत्री अजीत कुमार भी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस पर बीना देवी ने कहा कि सभी मेरे बड़े भाई हैं। बीना देवी ने बताया कि आगामी 12 फरवरी को उनकी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए वो प्रधानमंत्री को शादी का निमंत्रण देने गई थी। उन्होंने कहा कि वैशाली की सीट खाली नहीं है। जो वैशाली की सीट से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, वह सपना देखना छोड़ दें। चिराग पासवान जी हैं, हमारे आदर्श भी हैं। उनके हमारे संस्थापक जो पार्टी के रामविलास पासवान जी मुझे टिकट दिए और सांसद बनने का मुझे मौका दिए, हम पर विश्वास किए। मैं उन पर विश्वास करती हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन है, हम उसके साथ काम कर रहे हैं और उसके साथ काम कर रहे हैं। हमारे नेता युवा हैं, युवा पीढ़ी उनको ज़्यादा चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं, महिला भी चाहती है, पुरुष भी चाहते हैं। आने वाले दिन में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी लोग देख रहे हैं। हम भी क्षेत्र में जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, लोगों का जब बात सुनते हैं तो लोग दिल से उनको चाहते हैं कि वो आएंगे तो हमारा बिहार, जो हम लोग बिहारी कहने पर भी शर्मिंदगी महसूस करते थे, वैसा लग रहा है। जो अभी जो हम लोग जाते हैं बाहर तो लोग कहता है आपके बिहार में दारू में ऐसे मर गया, वैसे मर गया, तो ऐसे बोल दिया। तो ये सब है, सब चिराग पासवान जी पर लोग को विश्वास है। बिहार के भविष्य है, वो आने वाले दिन के बिहार के मुख्यमंत्री भी है, भविष्य भी है हमारे बिहार के। इंसान के घर में पट्टी पटदार में कुछ न कुछ होते रहता है, उनका अपना निजी मामला है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चिराग पासवान जी, उनका सीट है वैशाली, वैशाली उनके खाता में है। इसलिए अब पारस जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो तो उनका बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उनके स्वागत में तो हम लोग रहबे करेंगे। हमको जहाँ रहना है वहाँ हम स्वागत में रहेंगे। कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा। वहाँ मैं कैसे जाऊँ, किसी के दूसरे के मंच पर कैसे लोग जाए। कई लोग दावेदारी कर रहे हैं आपकी पार्टी से भी, मतलब चिराग से भी कई लोग। हाँ, कौन चीज़ के लिए दावेदारी? लोकसभा सीट खाली उली नहीं है, वैकेंट भी नहीं है वैशाली में। वैशाली के मैं सांसद हूँ और मैं चुनाव भी लड़ूंगा। अगर चिराग पासवान किसी और को टिकट देते हैं तो फिर क्या आप उन्हें समर्थन करेंगी? हाँ, तब भी चिराग पासवान के साथ रहूँगा। एक वक्त हाँ, उस नेता पर हमको विश्वास है, उनके नेतृत्व पर विश्वास है। वो जैसा निर्णय लेंगे उस निर्णय को हम मानेंगे। एक वक्त था जब चिराग पासवान उनके चाचा अलग हुए थे, तो उस वक्त आपने उनके चाचा का साथ दिया था और उस समय हम नहीं समझे। हम तो ऐसा प्यार देखे उस घर में, तो मुझे अगर शाम का भूला हुआ कोई सुबह के लौट के आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं करता।
शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में एक कुत्ते के द्वारा नवजात बच्चे के शव को खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो पर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल कर जांच की मांग की है। मामले की जानकारी देते हुए मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरी तरह से अस्पताल की लापरवाही का मामला है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त नवजात को कुत्ता नोच कर खा रहा था उस समय सुरक्षा गार्ड गायब था। मामला यह है कि एसकेएमसीएच परिसर में एक नवजात बच्चे को कुत्ता के द्वारा खाने जाने का मामला जो है सो हमको विभिन्न समाचार पत्र, विभिन्न न्यूज़ पत्रों के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमको जानकारी मिला। तो हम इस सारे मामले को लेकर के हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष हम 2 अलग-अलग पिटीशन दाखिल किए हैं। इसमें सबसे बड़ी बारी एसकेएमसीएच प्रशासन की इसमें यह है कि एसकेएमसीएच प्रशासन के जो सुरक्षा गार्ड थे और बच्चे को जब नोच करके जब खाया जा रहा था कुत्ता के द्वारा, तो वहाँ के सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे और जो अस्पताल प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन की यह जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मानव का शव या कोई रोगी जिंदा या मुर्दा किसी भी प्रकार से अवस्था में अगर मेडिकल परिसर में है या मेडिकल में है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी जो है एसकेएमसीएच प्रशासन को लेनी है और यह उनका नैतिक जिम्मेवारी बनता है। लेकिन उन्होंने अपने नैतिक जिम्मेवारी का जो है माने ख्याल नहीं रखा है इस मामले में। यह काफ़ी घृणित काम है क्योंकि हमने उस चीज़ को वीडियो आप लोगों के माध्यम से जो चलाया जा रहा था या सामने में जो आया उसको जब हम लोगों ने देखा है तो यह आज तक हम अपने जीवन में ऐसा वीडियो नहीं देखा था कि एक बच्चा को हम लोगों ने जानवर को खाते हुए देखा है। लेकिन हम ऐसा कभी भी आज तक नहीं देखे थे अपने जीवन में कि एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चा को पूरे उसको चबा करके कुत्ता खा रहा है। और जब प्रशासन, जब मेडिकल प्रशासन जब गई है जब उसको देखने के लिए, तब तक में वह पूरा कुत्ता का जो है सो वह निवाला हो चुका था वह बच्चा। यह काफ़ी मर्माहत करने वाली खबर है। इसको लेकर के हम लोग दोनों कमीशन के पास गए हैं। उम्मीद है कि अगले सप्ताह में इसमें मेडिकल प्रशासन को इसमें जवाब देना पड़ेगा और इसमें नोटिफिकेशन नेक्स्ट सप्ताह तक इसमें नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और इसमें मेडिकल प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी होगी, जिम्मेवारी तय करनी होगी और उनको जो है जवाब देना पड़ेगा। शनिवार को मुजफ्फरपुर के नगर भवन सभागार में समारोह आयोजित कर 454 भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा का वितरण किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अभियान बसेरा पार्ट 2 के तहत यह पर्चा दिया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने किया। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार, एडीएम वरीय उपसमाहर्ता मौजूद रहे। मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि जमीन उपलब्ध होने के बाद उन्हें घर बनाने के लिए राशि भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि सभी लोगों को रहने के लिए आवास जरूरी है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक के सर्वे में 1,10,000 परिवार भूमिहीन मिले हैं, जिन्हें जल्द ही बासगीत पर्चा दिया जाएगा। बहुत खुश है। जो घर द्वार नहीं है, जमीन नहीं है, रोड पर रहते हैं। नगर निगम घर है, देहात है, गाय घाट है। गाय घाट से नाम क्या है आपका? परसामा घर है, गाय घाट ब्लॉक है। यहाँ नगर निगम में रहते हैं, रोड पर। गाय जमीन जथा नहीं। नाम क्या हुआ? ममता देवी, महेंद्र राम। एगो लड़का है, ये कोई नहीं हमारा पास सहारा। मिला है आप लोग को 4 स्कूल के लिए घर बना दे दीजिए सर, हम बना लेंगे। एगो लड़का है, कहाँ बउआएंगे, हम तो भटक रहे हैं। मंत्री जी दिए हैं। ऑपरेशन बसेरा पार्ट 2 बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जो ऑपरेशन बसेरा पार्ट 1 में भूमिहीनों को, वास रहित भूमिहीनों को जो सुटेबल कैटेगरी के हैं उनको पर्चा दिया गया। ऑपरेशन बसेरा 2 शुरू है और इसके तहत व्यापक स्तर पर हर हल्के में जो भी वास रहित भूमिहीन हैं उनकी खोज हो रही है। वहाँ के हल्का कर्मचारी के माध्यम से और ऐप के माध्यम से सरकार के डेटा बैंक में उसको अपलोड किया जा रहा है। उसके हिसाब से लगभग 1,10,000 के लगभग लोग
अभी तक बिहार में वास रहित भूमिहीन पाए गए हैं और भी खोज जारी है। सरकार ने फैसला किया है कि 2024-25 में कोई भी बिहार में ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके पास एक धुर भी ज़मीन नहीं हो, यानी कि वास रहित भूमिहीन नहीं बचेंगे। सब लोगों को कुछ न कुछ भूमि सरकार देगी। उसी अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के इस हॉल में, टाउन हॉल में लगभग 454 लोगों को विभिन्न अंचलों से आए हुए वास रहित भूमिहीनों को आज पर्चा का वितरण किया गया जिला पदाधिकारी जी की अध्यक्षता में। अब तक लगभग 43 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। तो कार्रवाई भी की जा रही है और उसके बाद फिर उनको डायरेक्शन भी दिया जा रहा है रिवोक होने के बाद, है ना। इस तमाम चीज़ें हो रही है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों के प्रति संकल्पित है और इसके आरे जो भी आवेगा उस पर गाज गिरेगी। सरकार का मिशन बिल्कुल क्लियर है और उस चीज़ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और मैं उन तमाम पदाधिकारियों को शाबाशी देता हूं जिन लोगों ने दिलेरी के साथ पिछले वर्ष जिन्होंने सरकार के विभिन्न द्वारा दिए गए डायरेक्शन को पालन किया और उसकी वजह से पेंडेंसी घटी है, उसकी वजह से बहुत कार्य आगे बढ़े हैं और राजस्व के क्षेत्र में काफ़ी बेहतरी आई है। बिहार में कुल भूमिहीनों की संख्या क्या है? बिहार में कुल भूमिहीनों की संख्या ही जानने के लिए यह अनवरत प्रक्रिया है। एक परिवार जो कल तक भूमिहीन था, उसके परिवार में बच्चे हो गए, शादी हो गई, परिवार अलग हो गया, वह एक अलग परिवार कहा जाएगा। तो जो अलग हुए हैं उन लोग का भी इस गणना में लिया जा रहा है नाम। तब 1,10,000 लोग आए हैं अभी तक और मैं समझता हूं कि जल्द ही उसको कंक्लूड किया जाएगा और अब एक मैक्सिमम एक जो लेवल होगा उसको उसके भूमिहीन मतलब पर्चा देने का काम उसके सभी 1,10,000 परिवार लगभग अभी बिल्कुल 23-24 तक एक भी नहीं बचेंगे जिसके पास भूमि ना हो। पॉलिटिकल मंच चुनावी वर्ष होने के कारण क्या ये 1,10,000? नहीं चुनावी वर्ष नहीं लगा। ये एक अनवरत प्रक्रिया, मैंने कहा कि अनवरत प्रक्रिया है। सरकार आम आदमी, समाज की अंतिम पंक्ति के लोग और गांव के अंतिम छोर के पर बसने वाले लोगों के प्रति चिंतित है और उनकी समस्याओं को बारी बारी से एड्रेस कर रही है। उसी का यह हिस्सा है। चुनाव को लेकर के विपक्ष तो कर रही है कि महागठबंधन कहीं नहीं जीतेगा। अरे अब विपक्ष कहेगा नहीं, उसके पास क्या जवाब है? होठ सूखे हुए हैं, गला मतलब सूखा हुआ है उन लोगों का। उनको लग रहा है कि महागठबंधन जब सचमुच लड़ लेगा तो फिर वो कहीं नहीं रहेंगे। न लड़ने देने का भी प्रयास हो रहा है, इसमें तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जा रही है, अपने में मिलाने की क्या संभावना? उनके सारे प्रयास विफल होंगे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता राजीव रंजन एवं प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि आगामी 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 120 जयंती एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। इस अवसर पर पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे दोनों नेताओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार ही ऐसे राजनेता हुए हैं जिन्होंने सभी जाति धर्मों के गरीब एवं वंचितों के लिए दिल खोलकर काम किया है। उनके द्वारा करवाए गए जातिगत गणना और आरक्षण में की गई बढ़ोतरी ने सभी के लिए उन्नति के नए द्वार खोल दिए हैं। ये उनके किए कार्यों का ही परिणाम है कि 205 से लेकर अभी तक बिहार के 44% से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। उन्हीं के कारण आज बिहार के हर गांव में बिजली, पानी और सड़क की सुविधा पहुंच चुकी है। पीएनटी चौक स्थित जदयू के सेक्टर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मुजफ्फरपुर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि 24 जनवरी को पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में उपस्थित होकर कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मौके पर महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार, मीडिया प्रभारी कुंदन शांडलिए, संगठन प्रभारी रजनीश कुमार सिंह सहित कई अन्य जदयू नेता मौजूद रहे। देखिए, 24 जनवरी से लेकर करके एक महीना तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का ये जो जयंती समारोह है, 100 साल है, शताब्दी समारोह के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं हाजीपुर में। ये हम लोगों का जो कार्यक्रम है 1 फरवरी को है, गुरुवार का दिन है, 11 बजे से उत्तर बिहार के जितने भी जिले हैं
उन तमाम साथियों का जुटान जो है हम लोगों को हाजीपुर में होगा। सारा कार्यक्रम पटना में होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने मन बनाया है कि कर्पूरी जी को उत्तर बिहार से काफ़ी लगाव था और सब लोग पटना भागते हैं कार्यक्रम करने के लिए। अभी हम लोग उत्तर बिहार का जिला का जितना उत्तर बिहार में करेंगे। हम लोगों का जो मुख्य मांग है इस सम्मेलन के माध्यम से रखना चाहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका नाम देश से लेके विदेशों में है, वैसे महान शख्सियत गुजरी के लाल जिन्होंने गरीबों की आवाज़ के रूप में काम किया, वैसे महान व्यक्तित्व को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाना इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। बहुत से लोगों को घरों तक भारत रत्न की उपाधि पहुंचाई जाती है, लेकिन कई आंदोलन हुए। हमने मुजफ्फरपुर के तमाम साथियों के सहयोग से हम लोग पटना से लेकर के समस्तीपुर, जहां उनका गांव पितौंझिया है, हम लोगों ने पदयात्रा किया। हजारों हजार की संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल थे, लेकिन सारा रिपोर्ट हमने भारत के प्रधानमंत्री को भेजा। जो प्रधानमंत्री अपने आप को तथाकथित अति पिछड़ा कहते हैं, चाय बेचने वाला कहते हैं, कभी मंच पर रोते हैं, कभी मंच पर हंसते हैं, वैसे व्यक्ति को कहते कहते हम थक गए। कई बार हम लोगों ने मिला भी उनसे कि कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरा मांग हम लोगों का है कि बिहार में कई जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिनकी हालात काफ़ी खराब है। बिहार सरकार राबड़ी देवी के नेतृत्व में, लालू यादव जी के नेतृत्व में कई जातियों को, 9 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, जो वहाँ लंबित है। 22 जनवरी को देश भर में दीपावली मनाने के लिए मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर से राम रथ को रवाना किया गया। इसके जरिए घूम घूम कर 22 जनवरी को दिवाली मनाने और घर घर दीप जलाने की अपील की जाएगी। यह रथ गिरिराज सिंह फैंस क्लब के माध्यम से रवाना किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक, गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर सहित शहर के कई गणमान्य लोगों ने इस रथ को रवाना किया। इस दौरान जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे से पूरा शहर गुंजयमान रहा। यह श्री राम रथ है। 22 तारीख को रामलला अपने मूल घर में विराजमान हो रहे हैं। जिस तरह 14 सालों के बाद पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी, उसी तरह 22 जनवरी को पूरे भारतवासी दिवाली मनाकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शरीक होंगे। क्या कुछ अपील कर रहे हैं लोग? कुछ दिन गिरिराज सिंह फैंस क्लब के सभी सदस्य उपवास पर रहेंगे। सारे उपवास पे रहेंगे। सारे उपवास पर रहेंगे। मंदिर से यहाँ से आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ मकसद है? सनातन धर्म को बढ़ाना है, देश को बचाना है। क्या परिचय? रामलला जी जो अपने मूल निवास में प्राण प्रतिष्ठा उनका होने जा रहा है, उसी के अवसर पर सभी सनातनियों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि उस अपने घर पे 5-5 दीप जला करके इस सहभागिता हो। घर घर जा करके हम लोग बता भी रहे हैं, प्रचार के माध्यम से भी बता रहे हैं। आज रवाना किया गया जी। जनवरी को श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसके लेकर गिरिराज सिंह फैंस क्लब एक रथ रवाना कर रही है। ये हर एक सनातनियों से अपील करेगी कि दीपावली मनाएं। मुजफ्फरपुर भी इन दिनों राममय है। लड्डू गोपाल की तरह राम भक्त भगवान राम और राम दरबार की मूर्तियों को खरीद रहे हैं। 22 जनवरी की अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समानांतर मुजफ्फरपुर के लोग अपने घर और आसपास के मंदिरों में भी राम दरबार की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मूर्ति निर्माता जयप्रकाश प्रजापति ने बताया कि इन दिनों श्री राम दरबार मूर्तियों की मांग तेजी से बढ़ी है। इसमें राम
राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां शामिल है। घर से लेकर मंदिरों तक जगह जगह दीपोत्सव मनाने की तैयारियां भी है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद लोगों से अपील कर रही है कि 22 जनवरी को कम से कम अपने घरों में 5 दीपक अवश्य जलाएं। इसे लेकर डिजाइनर दीपक की मांग भी बढ़ गई है। कुम्हार और मूर्तिकार रामलला और राम दरबार की मूर्ति और दीपक तैयार कर रहे हैं। मूर्तिकार जयप्रकाश का कहना है कि कुछ ही समय में हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम एवं राम दरबार की डिमांड बढ़ी है। कई शहरों से लोगों ने ऑर्डर दिए हैं। कितनी डिमांड है राम मूर्तियों के? राम जी की जी, राम जी की मूर्ति की बहुत सारी डिमांड है, बहुत डिमांड है। बहुत लोग आते हैं, तैयार किए थे तो ख़त्म हो गया, फिर बनाना पड़ा है। मौसम भी साथ नहीं दे रहा, फिर भी बनाना मजबूरी है। लोग का डिमांड बहुत ज़्यादा है। कितने हजार मूर्तियों की ऑर्डर आ चुकी है आपको? जी, ये वाली मूर्ति का वही 700 पीस अभी तक बेच चुके हैं। कितने दिनों में बना रहे हैं? जी, ये 15 दिन से बन रहा है मूर्ति। क्या कीमत है? 600 रुपये है छोटा वाला, बड़ा वाला 800 रुपये का। मतलब राम की मूर्तियां बनाने के लिए अभी सरस्वती जी की मूर्ति बना नहीं पा जी नहीं, उनका मूर्ति अभी थोड़ा रोक दिया गया है कि इनका काम अभी 22 फरवरी को अयोध्या में स्थापना है, इसीलिए इनका भी लोग कह रहे हैं कि हमको चाहिए मूर्ति, तो उनका काम रोक के यह काम चालू कर दिए। क्या सोच के लोग ले रहे हैं? जी, यह सोच के ले रहे हैं कि जो लोग नहीं जा पाए हैं उनका माँ राम जी का मूर्ति घर में रख के यहीं पूजा किया जाए, इसी सोच के लोग खरीद रहे हैं इस मूर्ति को। कितने दिन से इसको बना रहे हैं? जी, ये तो 15 दिन से अभी तैयार हो रहा है मूर्ति को। 15 दिन से तैयार कर किए हैं। बना हुआ था पहले से, पेंटिंग अभी हो रहा है 2 महीना से। हाँ, 2 महीना पहले बना के रख दिया गया था, सूखने का समय लगेगा, लेकिन 15 दिन से पेंटिंग हो के बिक रहा है मूर्ति को। लोग आ रहे हैं इसको? जी, लोग आ रहे हैं खरीदने। जी, ऑर्डर भी दिए हुए हैं। कहाँ से अभी तक ऑर्डर आया? जी, अभी लोग ले गए हैं मोतिहारी, साहेबगंज, जी, दूसरे जगह से लोग आके ले जा रहे हैं मूर्ति को। कितने साल से बना रहे मूर्ति? जी, हम जब से होश संभाले तब से मूर्ति बना रहे। उम्र 15 साल का था तभी से मूर्ति बनाना शुरू किए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में आस्था का माहौल है। प्रभु राम के भक्त अलग अलग अंदाज में इस पल को यादगार बनाने में लगे हैं। बिहार के सबसे बड़ा कपड़ा मंडी मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी में रामलला की तस्वीर वाली टोपी और राम ध्वज की डिमांड काफी बढ़ गई है। सभी जिलों से कपड़ा व्यवसायी मंडी में आकर रामलला की तस्वीर वाली टोपी और राम ध्वज को खरीद रहे हैं। लागत की बात अगर करेंगे तो राम ध्वज मात्र 30 रुपए में और राम दरबार की स्पेशल टोपी 42 में मिल रही है। मंडी के दुकानदार ऋषि अग्रवाल ने बताया कि सूरत की कंपनी ने टोपी को झंडा को तैयार किया है। ध्वज में अयोध्या मंदिर और रामलला की तस्वीर है, वहीं टोपी पर रामलला की तस्वीर है। नेपाल तक के कपड़ा व्यवसाय यहां पर पहुंच रहे हैं। टोपी और ध्वज के कपड़े पर लगी पेंटिंग ऐसी है कि कभी भी उसका रंग नहीं उतरेगा। से आए हैं, राम ध्वजा और टोपी लेने के लिए आए हैं। खूब मन लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें इसको। खूब हर घर में, हर जगह, हर घर में ऊपर लहरा है ये झंडा, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है कंपनी का। और टोपी भी सब लगा के घूमे, तो हम लोग तो यही कर सकते हैं अभी। तो डिमांड कैसी है? डिमांड बहुत अच्छी डिमांड है। लोग बहुत प्रसन्न है इसको ध्वजा टांग के और टोपी लगा के। क्या कह रहे हैं ग्राहक? ग्राहक बहुत खुश हैं, ले के एकदम खुश हो जाते हैं और मंगाइए बोलते हैं। पहले तो साड़ी खरीदने के लिए आते हाँ, अभी तो 22 तारीख तक यही चलेगा। शनिवार को मुजफ्फरपुर के साहू पोखर न्यास प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें 22 जनवरी को लेकर अयोध्या में रामलला प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साहू पोखर प्रांगण में रामचरितमानस, रामायण, हनुमान जी की आराधना, श्री राम धनु फूलों से श्रृंगार, पोखर के चारों ओर 11,000 दीप से प्रज्वलित एवं प्रसाद का भंडारा का लड्डू 2 क्विंटल वितरण किया जाएगा। मौके पर मौजूद न्यासा प्रबंधक के संजय जी, समाज कार्यकर्ता डॉक्टर संजीव गुप्ता, बड़ा मंदिर के पुजारी कौशिक शरण, यदुनंदन, टुल्लू बाबा, पवन बाबा, जितेंद्र ठाकुर मौजूद रहे। भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम शराफ ने बताया कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह का माहौल है। आज साहू पोखर पर हम लोगों ने
जो साहू पोखर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम चल रहा है, चूँकि आचार्य किशोर कुणाल जी के नेतृत्व में सारा प्रोग्राम हो रहा है और साथ ही हमारे न्यास प्रबंधक के भी समिति के सभी लोग का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आज चारों ओर देख रहे हैं कि राममय को लेकर चारों बगल एकदम हर्षोल्लास का अथी है। बहुत खूबसूरत पल है हम लोग को कि रामलला अयोध्या में विराजमान रहे हैं और इतनी सुंदर आज वाकई में लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर दो ही लोग जीवित रहेंगे, एक सत्य और दूसरा भगवान, बाकी सब कुछ मोह माया है। और आज सत्य की जीत हुई है। आज अयोध्या में रामलला विराजमान रहे हैं। अति सुंदर, बहुत खुशी का पल है हम लोग में। उस दिन यहाँ 11,000 दीप से चारों बगल साहू पोखर को जलवाएंगे और प्रसाद का वितरण होगा, रामायण का पाठ होगा और रामचरितमानस का पाठ होगा और भजन होगा, कीर्तन होगा। बहुत खूबसूरत चारों बगल से पूरे चारों बगल फेस लिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। 22 जनवरी के दिन आप सभी भक्तों से, राम भक्तों से भी अनुरोध है कि कृपया साहू पोखर पर अगर आना संभव हो तो आइएगा और अपने स्तर से भी सेवा भक्ति से 2 दीप आप भी जलाइएगा और यहाँ प्रसाद जरूर खा पाके जाइएगा। शनिवार को मुजफ्फरपुर के साहू पोखर न्यास प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें 22 जनवरी को लेकर अयोध्या में रामलला प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साहू पोखर प्रांगण में रामचरितमानस, रामायण, हनुमान जी की आराधना, श्री राम धनु फूलों से श्रृंगार, पोखर के चारों ओर 11,000 दीप से प्रज्वलित एवं प्रसाद का भंडारा का लड्डू 2 क्विंटल वितरण किया जाएगा। मौके पर मौजूद न्यासा प्रबंधक के संजय जी, समाज कार्यकर्ता डॉक्टर संजीव गुप्ता, बड़ा मंदिर के पुजारी कौशिक शरण, यदुनंदन, टुल्लू बाबा, पवन बाबा, जितेंद्र ठाकुर मौजूद रहे। भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम शराफ ने बताया कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह का माहौल है। किस लिए रखा गया है? महाकाल सेवा दल के द्वारा 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य जिस दिन उद्घाटन है, उस दिन महाकाल सेवा दल के द्वारा भव्य कार्यक्रम सरैयागंज स्थित जालान औषधालय कैंपस हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन 3 घंटा का आयोजन किया गया है। उसके बाद आपको रामायण की पूरी प्रस्तुति शिवम चंद्रवंशी के टीम के द्वारा 2 बजे से किया जाएगा। उसके बाद राम जी के जीवन पे जो पेंटिंग बना है उसका अनावरण किया जाएगा। उसके बाद प्रसाद का वितरण है, बड़ा सा LED के माध्यम से अयोध्या में जो भी मंदिर में हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। महाकाल सेवा दल की ओर से 22 जनवरी को जलान औषधालय के प्रांगण में हनुमान जी की पूजा प्रारंभ होगी। साथ ही साथ सुंदरकांड का भी कार्यक्रम है। महाकाल सेवा दल की ओर से रामायण का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावे संध्या में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। अतः आप तमाम शहरवासियों से आग्रह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में घर घर दीप प्रज्वलित करें और इस कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। पुरुष हो या महिला, किसी को भी शिक्षा से वंचित करना उसकी मानसिक क्षमता को विकसित होने से रोकना है। हालांकि आज भी देखा जाता है कि गरीबी के कारण कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाने में असमर्थ हैं। ऐसे ही बच्चों को शिक्षा का बीड़ा उठाया है सरवर अब्बास ने, जो अपने NGO अलवा फाउंडेशन के जरिए ऐसे कई बच्चों को मुफ्त में शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। अलवा फाउंडेशन के डायरेक्टर सरवर अब्बास ने बताया कि वे गरीब मेधावी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उनकी NGO KC से PG तक के छात्रों को पढ़ाने का काम कर रही है। उनका कहना है कि शिक्षा सभी का अधिकार है और इसी से लोगों को प्रगति हो सकती है। उनकी कोशिश है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। हमारी फाउंडेशन 3 क्षेत्रों में भी काम कर रही है। पहला एजुकेशन, दूसरा एम्पावरमेंट यानी कि जॉब्स और उनके रोजगार के लिए, और तीसरा हेल्थ के लिए भी है। लेकिन अभी हेल्थ का सेक्शन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। अभी सिर्फ एम्पावरमेंट और एजुकेशन पर हम अभी काम कर रहे हैं। अलवा फाउंडेशन 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो नर्सरी से लेकर 12th तक का है और दूसरा पार्ट है 12th के बाद हायर एजुकेशन में बच्चों को उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको हम गाइड काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके कॉलेजेस में उनको एडमिशन दिला रहे हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के साथ में हमने टाई अप्स किए हैं और उनको अच्छे कैंपस में उनके एडमिशन के लिए उनकी सहायता की जा रही है। उनको आर्थिक तौर पर सहायता कैसे मिलेगी, जैसे कि बिहार सरकार की अपनी एक
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो आपकी फैसिलिटी दी है 2016 से स्टार्ट की, और उसके जरिए भी बच्चों को हम गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे वहां से भी आप वहां से ले सकते हैं। सैकड़ों स्कॉलरशिप मौजूद है पूरे भारत में, उनके जरिए भी हम बच्चों को सहायता पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ हम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की हम उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको आगे एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हम गलबा फाउंडेशन रोजगार के भी अवसर प्रदान करी। अभी भी कल परसों हमने सिवान जिला के एक गांव में सिलाई सेंटर का भी हमने एक इनॉग्रेशन किया, उसको स्टार्ट किया, जहां के महिलाओं को सिलाई सिखाकर उनकी रोजगार के लिए रोजगार में बढ़ावा देने के लिए और नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं वहां पर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।